लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर आपको मधुबनी से बताएं, जहां रहुआ संग्राम में नाराज ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर जमकर हमला कर दिया है और पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा भी है। किसी तरह पुलिस वालों ने जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश की। तस्वीरें हम आपको मधुबनी जिले की दिखा रही हैं, जहां पर भीड़ के हमले में थाना अध्यक्ष, एसआई, जवान सभी जख्मी हो गए। आपको बता दें कि भीड़ में शामिल महिला ने सबसे पहले जवान को धक्का मारा और उसके बाद भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। भीड़ के हमले में मधेपुरा थाना अध्यक्ष के साथ ही एसआई और 4 जवान जख्मी हो गए। किसी तरह मौके से भागकर पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि रहुआ संग्राम के दिनेश कामत का शव 15 अगस्त को मिला था और उसकी हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बुधवार से ही प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी को लेकर सड़क जाम किया गया, जिसके बाद हालात ऐसे बन गए। और अगली खबर आपको मुंबई से बताएं, जहां रोड रेज का मामला सामने आया है। कैब एक कार से जाकर टकरा गई, जिसके बाद कार चालक को इतना गुस्सा आया कि उसने कैब ड्राइवर की ही जमकर पिटाई कर दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वायरल वीडियो है ये। एक शख्स ने कैब ड्राइवर को जमकर पीटा है। असल में एक कैब से कार टच होने पर एक आदमी इतना ज्यादा आग बबूला हो गया कि उसने कैब ड्राइवर को पीटना ही शुरू कर दिया। इसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि उसे उठाकर सीधा जमीन पर पटका, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में एक आदमी कार से पहले उतरता है, फिर अपनी कार को चेक करता है और कैब ड्राइवर को थप्पड़ जड़ देता है। उसके बाद उसे उठाकर पटकता भी है। वहीं पुलिस ने एक्शन लेते हुए कैब ड्राइवर पर हमले के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। साथ ही हमला करने वाले कार मालिक को नोटिस भी भेजा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें मुंबई की है, जहां एक महंगी कार से एक कैब अचानक जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से रोड रेस का मामला हुआ। और ऐसे में वहां पर जो युवक जिसकी वो कार थी, उसने पहले अपनी कार को देखा, परखा और उसके बाद कैब ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। गुस्से में आकर आग बबूला होकर उसे मारा ही नहीं बल्कि जमीन पर पटक दिया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक शख्स ने कैब ड्राइवर को पीटा ही नहीं बल्कि उसे जमीन पर भी पटक दिया है। तस्वीरें मुंबई की है, जहां 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। और अगली खबर आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से बताएं, जहां पर एक हेलीकॉप्टर अचानक ही गिर गया। बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर खराब था और इसने जैसे ही उड़ान भरी, वो अचानक ही जमीन पर आकर गिर गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये हेलीकॉप्टर अचानक जमीन पर गिरता है। ये हादसा हुआ है रामबाड़ा के पास। दरअसल ये खराब हेलीकॉप्टर था, जिसे लेकर दूसरा हेलीकॉप्टर MI-27 ले जा रहा था, लेकिन ये गिर गया। वो तो गनीमत रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई हताहत नहीं हुई। लेकिन तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि कैसे एक हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टर को लेकर जा रहा था और इसी दौरान जो खराब हेलीकॉप्टर था वो अचानक ऊपर से नीचे गिर गया। अच्छी बात ये रही कि किसी तरह का कोई हादसा दर्दनाक नहीं हुआ, किसी को हताहत नहीं पहुंची। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ये पूरा हादसा हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको रुद्रप्रयाग की दिखा रहे हैं, जहां अचानक देखिए कैसे आसमान में आपने हेलीकॉप्टर को कई दफा उड़ते हुए देखा है, लेकिन कभी आपने क्या आसमान से इसी हेलीकॉप्टर को नीचे जमीन पर आते देखा है। वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर कैसे आसमान में उड़ते उड़ते अचानक नीचे धरातल पर आ गया, धरती पर आ गया, वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम विधानसभा में जुम्मा का ब्रेक खत्म होने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर AIMIM और साथ ही साथ अन्य पार्टियों की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। आपको बता दें कि जुम्मे के ब्रेक पर यह बवाल मचा हुआ है, सियासत गर्मा गई है, फैसले का विरोध किया जा रहा है। विधानसभा के विधायकों और स्पीकर के इस फैसले पर असम सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि यह अंग्रेजों के समय का एक नियम था
जो 87 सालों से चला आ रहा था, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को बीच में रोकना पड़ता था। लिहाजा इसे समाप्त करने का जो फैसला विधानसभा के जरिए लिया गया, उसका स्वागत करते हैं। दरअसल 1937 में ये नियम उस वक्त बना था जब असम में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला का शासन था। इस नियम के तहत हर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे की विशेष छुट्टी दी जाती थी। असम विधानसभा ने इस छुट्टी के नियम को तोड़ा है, इसे खत्म करने की बात कही है और इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सियासत भी लगातार जारी है। देखिए, हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे। कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। अब सर आपका आरोप लग रहा है, विपक्ष के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और एक खास वर्ग को खुश रखने के लिए ये सारी कवायद अभी तक। देखिए, ये तो जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। और राजधानी रांची से आपको बहुत बड़ी खबर बताएंगे। इन दिनों झारखंड की सियासत में उथल पुथल मची हुई है और इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि चंपाई सोरेन के बाद आज लोबिन हेम्ब्रम शामिल होंगे बीजेपी में। बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, दोपहर 12 बजे बीजेपी में शामिल होंगे लोबिन हेम्ब्रम। बीजेपी कार्यालय में भव्य मिलन समारोह की तैयारियां रखी गई है। हेमंत बिश्व शर्मा की मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा और उन्हीं की मौजूदगी में लोबिन हेम्ब्रम आज बीजेपी में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया है, यानी कि अब से थोड़ी ही देर बाद 12 बजे एक अलग तस्वीर झारखंड की सियासत से फिर से देखने को मिलेगी, जब लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि लंबे वक्त से लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम से नाराज चल रहे थे, पार्टी से नाराज चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने ये निर्णय ले ही लिया कि अब वो भी बीजेपी का दामन थामेंगे। दोपहर 12 बजे का वक्त है जब वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और अगली खबर आपको सासाराम से बताएं, जहां सासाराम के कुरैच में एक मर्डर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां मॉर्निंग वॉक कर रहे एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सासाराम से, जहां पर लूटपाट के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम देने की खबर है। बुजुर्ग से 4000 रुपए लूटे गए। सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। और अगली खबर आपको नवादा से बताएं, जहां अवैध शराब निर्माण को लेकर पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है, साथ ही साथ शराब बनाने के तमाम उपकरण और इसके अलावा जो लोग वहां पर शराब बना रहे थे वहां उन्हें भी पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो मौके से फरार हो गए। सवैया टाड़ पंचायत के कठौतिया के जंगलों में संचालित अवैध देसी शराब की 12 से ज्यादा भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। साथ ही साथ मौके पर 10,000 लीटर अवैध महुआ जावा को भी नष्ट किया गया है। पुलिस के आने की भनक मिलते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए। और अगली खबर आपको छपरा से बताएं, जहां पर छात्र ऋषु 24 अगस्त को अगवा हो गया था। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि उसे तलाशा जाए, उसे ढूंढा जाए, लेकिन अब तक उसका कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया है और इसी को लेकर अब लगातार लोगों की तरफ से नाराजगी व्यक्त की जा रही है। एक सप्ताह बाद भी जब ऋषु का सुराग नहीं मिला तो लोग नाराज होकर सड़कों पर उतर आए हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों ने बच्चे की सकुशल रिहाई की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। शनिवार को दिन गायब हुआ, जो स्कूल जाने के क्रम में रास्ते से उठा लिया गया है और प्रशासन को हमने रात में 9 बजे खबर दिया, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। एसपी साहब को, डीएसपी साहब को भी हमने आवेदन लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अब मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। हमें सर से निम्न निवेदन है कि हमारा बच्चा को सही सलामत हमारे घर पर पहुंचा दिया जाए।
प्रशासन से हमें यही मांग है। और इसी बीच बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब अपनी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। 10 सितंबर से वो जन संवाद यात्रा पर होंगे। आपको बता दें कि इस यात्रा को उन्होंने जन संवाद यात्रा का नाम दिया है। उनकी यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर से होने जा रही है। सूत्रों से मिली अहम जानकारी के अनुसार खबर यही है कि तेजस्वी यादव समस्तीपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और जगह जगह जनता के बीच जाकर उनकी फरियाद भी सुनेंगे। और जल प्रहार लगातार पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। और इसी बीच खबर यह है कि गंगा नदी में लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से सहायक नदियां, अगर हम बात कर लें सोन नदी की, पुनपुन की, घाघरा की, ये सारी नदियां इस वक्त उफान पर हैं। गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 से लेकर 48 घंटे में गंगा नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की जाएगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो सहयोगी नदियां हैं उनमें जलस्राव अधिक होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। हम राजधानी पटना में दीघा घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से घाट के किनारे गंगा नदी का जो पानी है वो पहुंच चुका है। जो सहयोगी नदियां हैं, सोन की बात कर लें, पुनपुन की बात कर लें, घाघरा नदी की बात कर लें, इनमें अधिक जो जलस्राव हुआ है उसके कारण ये स्थिति बनी है। कई जगहों पर गंगा नदी फिलहाल खतरे के निशान के करीब बह रही है। खास करके गांधी घाट की हम बात कर लें, हथीदह की बात कर लें, भागलपुर की बात कर लें, तो इन जगहों पर गंगा नदी खतरे के निशान के आसपास बह रही है। हालांकि जल संसाधन विभाग का कहना है कि जलस्तर में कमी होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से घाघरा और सोन नदी में अधिक जलस्राव हुआ उसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। और देखिए किस तरीके से पटना के दीघा घाट पर जो गंगा नदी है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक कहा जा सकता है कि रौद्र रूप में गंगा नदी दिखाई पड़ रही है। हालांकि नावों का परिचालन बंद कर दिया गया है, लेकिन चूंकि दियारा का एक बड़ा इलाका है, कई पंचायतें हैं उधर, तो लोग के पास आने जाने का एकमात्र साधन नाव है, तो लिहाजा लोग नाव का ही उपयोग करते हैं। हालांकि जलस्तर बढ़ने के कारण और मानसून में नाव का परिचालन बंद होता है, लेकिन चूंकि लोगों को आना जाना है तो लिहाजा नाव का जो परिचालन है वो जारी रहता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है कमोबेश कहा जा सकता है कि बिहार के कई जगहों पर गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन साथ ही साथ यह दावा भी किया जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में जलस्तर में कमी जरूर होगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और गुजरात में बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह पर कुदरत का कहर देखा जा रहा है। अलग अलग 24 नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का असर जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। 27 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। आपको बता दें कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि सेना को बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी राहत बचाव कार्य में लगातार जुटे हुए है। गुजरात के 6 जिलों में सेना की तैनाती की गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। और गुजरात में हो रही भयंकर बारिश के बाद अब समुद्री इलाकों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि डीप डिप्रेशन की वजह से समुद्र में भी उफान आएगा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मछुआरों को सलाह दी जा रही है कि वो तटीय इलाकों पर ना जाएं। यहां डीप डिप्रेशन बनने की वजह से साइक्लोन यानी चक्रवाती तूफान में ये बदल सकता है। 80 साल में ये चौथा ऐसा तूफान है जो जमीन के ऊपर पैदा हुआ है और अरब सागर के ऊपर कहर बरपाएगा। मौसम विभाग की माने तो पिछले 80 वर्षों में ऐसा चौथी बार हो रहा है। दुर्लभ इसलिए है क्योंकि एक वेदर सिस्टम जमीन के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से गुजरात में बारिश हो रही है और अब इसी सिस्टम की वजह से अरब सागर के ऊपर साइक्लोन बन रहा है। यानी यही सिस्टम समंदर की गर्मी लेकर चक्रवाती तूफान में बदलने वाला है। तूफान को असना नाम दिया गया है। ये नाम पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया नाम है।
और भागलपुर में भी बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ ही रहा है, साथ ही साथ अब डेंगू का खतरा भी मंडराने लगा है, जिसके मद्देनजर सदर अस्पताल में पूरी तैयारी की गई है ताकि लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। बाढ़ से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में अब डेंगू का डर सताने लगा है, लेकिन डेंगू से निपटने के लिए विभाग की क्या तैयारी है, इस बात की पड़ताल करने के लिए हम सदर अस्पताल पहुंचे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि डेंगू वार्ड यहां पर बनाया गया है और जो प्रबंधक है वो लगातार यहां पर व्यवस्थाओं का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सदर अस्पताल में 11 बेड डेंगू के बनाए गए हैं और तमाम जो दवाइयां हैं डेंगू से निपटने की वो यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। हालांकि अब तक सदर अस्पताल में डेंगू मरीज की पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है। सर, डेंगू से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? डेंगू जहाँ तक है तो एक मौसमी बीमारी है। जब भी पानी का जल जमाव होता है उस समय डेंगू होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो सरकार के द्वारा और उच्च अधिकारी के द्वारा हमें निर्देश दिया गया था कि डेंगू के लिए कुछ कमरा और कुछ बेड जो है वो रिजर्व करके रखें। तो हमने अभी फिलहाल 11 बेड का कमरा, 11 बेड का मतलब कमरा हमने सुरक्षित कर रखा है डेंगू के लिए कि अगर उस टाइप का कोई मरीज आते हैं तो उन लोगों को यहाँ पे भर्ती किया जा सके। अभी तक सर पहचान हो पाई है डेंगू मरीज की? अभी तक हम लोगों ने, जब से ये निर्देश आया तब से हमने अभी तक 140 मरीजों का जांच किया है, लेकिन अभी तक वो सारे निगेटिव पाए गए हैं। निगेटिव पाए गए। एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए कि सदर अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है डेंगू के मरीजों के लिए की गई है। हालांकि अब तक जो है डेंगू मरीजों की जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई है, लेकिन विभाग अलर्ट है, स्वास्थ्य कर्मी मुस्तैद हैं और भागलपुर का सदर अस्पताल डेंगू से निपटने के लिए तैयार है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अगली खबर राजधानी पटना से आपको बताएंगे, जहां एनएमसीएच में भी डेंगू के बढ़ते मरीजों को लेकर पूरी तैयारी रखी गई है ताकि आने वाले मरीजों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। डेंगू वार्ड का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। पूरे बिहार के साथ साथ पटना में भी डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं एनएमसीएच के डेंगू वार्ड में और देखिए यहाँ तस्वीरों के जरिए किस तरीके से डेंगू के जो मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है। मच्छरदानी लगाई गई है ताकि जो मरीज हैं उनसे दूसरे लोग संक्रमित न हो। और पटना के अलग अलग मोहल्लों से, खास करके यदि भूतनाथ की बात कर लें, कंकड़बाग की बात कर लें, राजेंद्र नगर की बात कर लें या फतुहा की तरफ की बात कर लें, तो ज़्यादा मरीज उधर से ही हैं। फिलहाल एनएमसीएच में तकरीबन 10 मरीज डेंगू के भर्ती हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि सभी मरीज खतरे के बाहर हैं। कुछ मरीज हैं, पहले इनसे हम बात कर लेते हैं, इनकी क्या स्थिति है और यहाँ जो इलाज चल रहा है वो कैसा चल रहा है। क्या नाम है आपका? अंशुराज। अंशु जी, इलाज ठीक चल रहा है? हाँ ठीक है। स्वस्थ है अब आप? हाँ स्वस्थ है। किस पटना सही है, कहाँ से है? हाँ पटना सही है। अच्छा, बाईपास से पारा। जी इलाज यहाँ बढ़िया से चल रहा है, व्यवस्था सब ठीक है एनएमसीएच में? जी। तो देखिए जो डॉक्टर हैं वो इलाज यहाँ कर रहे हैं। मरीज भी अभी फिलहाल जिनसे बातचीत हो रही है वो खतरे से बाहर हैं। आप लोग मरीज लेकर के आए हैं? जी हाँ। कहाँ से हैं, किस मोहल्ले से? भागवत नगर। अच्छा, भागवत नगर से है। तो वहाँ क्या पूरा डेंगू फैला हुआ आसपास में या फिर अभी साधारण तरीके से है? अभी साधारण तरीके से। सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर निगम वाले थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें और जिससे हमारे मोहल्ले में गंदगी जो फैल रही है उससे हम मलेरिया से बचा जा सके। कुछ पूछिएगा। खतरे से बाहर है? हाँ, खतरे से बाहर हैं, आते हैं, भर्ती होते हैं और फिर ठीक होके घर जाते हैं सब। तो बिल्कुल देखिए अभी जो मरीज हैं वो खतरे से बाहर है, ये अच्छी बात है। लेकिन पटना के तमाम अस्पतालों में, खास करके जो बड़े अस्पताल हैं, पीएमसीएच, एनएमसीएच की बात कर लें, तो यहाँ इस तरीके से अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है ताकि मरीजों का बेहतर इलाज हो सके। बिहार सरकार ने भी डेंगू को लेकर के अलर्ट जारी किया है, कई गाइडलाइन भी जारी किया है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि बरसात का मौसम है और ऐसे मौसमों में डेंगू और अन्य बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर आपको बेगूसराय से बताएंगे, जहां आरजेडी के विधान परिषद के सदस्य कारी सोहेब ने प्रधान महासचिव के परिवार के साथ हुई मारपीट की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं देना चाहिए था। जिस तरह से पुलिसिया मारपीट हुई है वो एक निंदा का विषय है। उन्होंने ट्रेनी डीएसपी पर तानाशाही रवैये का आरोप लगा दिया और 72 घंटे के भीतर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए, नहीं तो आंदोलन
किया जाएगा। आपको बता दें कि आरजेडी के प्रधान महासचिव की पत्नी, भाभी और बेटे के साथ पुलिस टीम पर पिटाई का आरोप लगा था। चेरिया बरियारपुर में हुई इस घटना के बाद आरजेडी एमएलसी ने सदर अस्पताल पहुंचकर राम सखा महतो के परिवार से मुलाकात की है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की एसपी ने मंझौल डीएसपी से जांच कराई, जिसमें पुलिस की ओर से मारपीट से इनकार किया गया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए टीम का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। शासित जितने भी राज्य हैं, एक दलितों और पिछड़ों के साथ जो आप अन्याय कर रहे हो, गुंडाई कर रहे हो, ये समाज कभी माफ नहीं करेगा। कहाँ है उपेंद्र कुशवाहा खाली राज्यसभा बनने के लिए? कहाँ है सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनने के लिए? खाली गाली देते हो दूसरों को। यह आतंक राज बिहार में हर जगह लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार एकदम आम बात हो गई है। लेकिन पुलिस का जो तानाशाही है, ये मैंने एसपी साहब से बात किया है, उन्होंने कहा है कि हम जांच करें। मैं भरोसा रखता हूं मनीष जी पर, एसपी साहब पर, कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे। दर्ज हुआ था आपस दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा था, उसी में कुछ पुलिस और वहाँ के पब्लिक के बीच में कुछ छोटी मोटी घटनाएं घटी थी। उन्हीं में कुछ महिलाओं को चोट लगी हुई है। उनके जख्मों को देखने के लिए मैं यहाँ आया था, तो उनका मैं बयान लिया हूँ। क्या सर इस पर कार्रवाई भी होगी क्या? कुछ जांच हो रही है, इसके लिए टीम गठित की गई है, जांच चल रही है। और केरल के पालक्काड में आरएसएस की तरफ से भारतीय समन्वय बैठक की जा रही है, जिसमें आरएसएस के प्रमुख भी शामिल होंगे। उनके साथ साथ अन्य कई मुख्य सदस्य भी आरएसएस के इसमें मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 6 सह सरकार्यवाह और अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। खास बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद संघ के सभी संगठनों के समन्वय को लेकर ये पहली बार मीटिंग की जा रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।